दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग जो है वो एडिटोरिया का सेट जो है वो 1-2 कर लिए थे। अब आज सेट 3 करेंगे, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन को करेंगे और दूसरा उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट या इन्फॉर्मेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल में ही किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता? तो वो है नोवाक जोकोविच। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयु अनुकूल नेटवर्क से संबंधित चीज़ों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें देखिए कि एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य, सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता हो, पहला। दूसरा है, इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ। तो ये जो इंदौर है वो गलत है, इसमें इंदौर नहीं शामिल हुआ था बल्कि केरल हुआ था। और केरल क्यों हुआ था उसको हम लोग देखेंगे, बट इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा? आयु अनुकूल शहर नेटवर्क कौन जारी करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। कौन जारी करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन जारी करता है। और आयु अनुकूल शहर जो होता है वो क्या होता है? ऐसा शहर जो वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता हो, ऐसा शहर जो वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता हो। आप नाम में ही देख रहे हैं क्या है? आयु अनुकूल, मतलब आयु के अनुकूल शहर। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा केरल ने क्या किया जो आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हो गया। एक्चुअली केरल का कोझिकोड, जिसको WHO ने वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया है, ये आप जानते होंगे। जो कोझिकोड है इससे पहले साहित्यिक शहर में भी शामिल कर लिया गया था। और केरल राज्य देश का पहला राज्य है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया है। विभाग ही नहीं बनाया बल्कि अलग से एक्ट पारित करके, वरिष्ठ नागरिक एक्ट 2025 पारित करके एक अलग विभाग बनाया है, जिसका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिक के अधिकार की रक्षा करना और वरिष्ठ नागरिक के कल्याण पर वो केंद्रित आयोग होगा। और इस नेटवर्क में शामिल होने वाला ये सेकेंड शहर बन गया है और पहला शहर जो था वो कोच्चि था। ठीक है, तो आप समझ लिए कि केरल का ही शहर क्यों शामिल होता है, उसका रीजन यही है। ठीक है, चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्ड, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? ये एक्चुअली पहला अगर पूछेगा तो वो अरुणाचल प्रदेश होगा। चलिए इसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य था नील क्रांति को बढ़ावा देना, जो समुद्री शैवाल होते हैं उनको भी बढ़ावा देना। नील क्रांति कई बार पूछता है किससे रिलेटेड है, तो यह मत्स्य पालन से रिलेटेड होता है। और इसमें जो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना था उसमें था जो मत्स्य पालक होते हैं उनको नेविगेट करने के लिए, चाहे उनको और भी बेहतर वो करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाएगा। बट इसमें जो हमको मेन बताना था कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत पहला जो इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किया गया है वो अरुणाचल प्रदेश में, ये पहला नहीं था। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, IMF की ऋण की विस्तारित निधि सुविधा संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इस कथन पे हम लोग को विचार करना है कि ये जो ऋण विस्तारित सुविधा क्या है। तो ये क्या है? एक सहायता कार्यक्रम होता है जो किसके द्वारा दिया जाता है? IMF के द्वारा। और IMF के द्वारा किन देशों को दिया जाता है? जो मध्य अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं। भुगतान संतुलन का टॉपिक हमने पढ़ाया है दोस्त, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये आंसर जो है वो सही है। ये जो है वो सही है कि ये किसको, ये जो EEF होता है यानी विस्तारित निधि सुविधा एक ऋण सहायता कार्यक्रम है, पहला। दूसरा, ये किसके द्वारा दिया जाता है? IMF के द्वारा। तीसरा, ये किन परिस्थितियों में दिया जाता है? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं। मतलब अगर वो कुछ अपना देश में आयात करना चाहते हैं तो आयात के बदले जो उनको पे करना होता है डॉलर में या किसी भी मुद्रा में, उनके पास वो नहीं होता है। जैसे आप अभी जस्ट सुने होंगे, जब पहलगांव हमला हुआ था उसके बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद IMF ने
अफगानिस्तान को नहीं बल्कि पाकिस्तान को $1 बिलियन जारी करने का मंजूरी दिया था, जिसका भारत ने विरोध किया था। तो आप याद रखिएगा इसमें कि ऋण विस्तारित निधि सुविधा किसके द्वारा दिया जाता है, IMF के द्वारा, पहला। दूसरा, ये कब दिया जाता है, जब मध्यावधि के दौरान कोई भी देश अगर भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहा होता है तब। और तीसरा, ये किसको दिया गया है, अफगानिस्तान को कितना, $1 बिलियन जारी किया गया है। तो ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवा जो है, एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता, तो ये स्वर्ण पदक जीता। ये आप लोग याद रखिएगा, एशियाई एथलीट चैंपियनशिप पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में। तो बस इसमें याद रखिएगा कि गुलवीर सिंह ने कितने मीटर के दौड़ में, तो 10,000 मीटर के दौड़ में कौन सा खेल था, एशियाई एथलीट चैंपियनशिप। चलिए अगला जो है वो भारत के 52 में ध्यान दीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ जो न्यायाधीश हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली, न्यायमूर्ति BR गवई। सॉरी, आप लोग को ये एकदम पता होना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। एक्चुअली इनका संविधान में एज सच कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बोला गया है आर्टिकल 124(1) के तहत कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसके अध्यक्ष मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। कप्तान तो कोई एक ही होता है। अभी तो 34 न्यायाधीशों का पूरा सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, बट न्यायाधीश तो कोई एक ही होगा। तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। उनके लिए आयु कितना होना चाहिए, 65 वर्ष। ठीक है, और ये RTI के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी नियुक्ति। एक्चुअली इनकी नियुक्ति आर्टिकल 124(2) के तहत बोला गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसमें क्या होता है सॉरी यार, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है तो इसमें 2 प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, एक परंपरा को और एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को। परंपरा ये है वरिष्ठता के सिद्धांत को, हालांकि इसका 3 बार उल्लंघन किया जा चुका है। और जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता है उसमें क्या होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जब वो रिटायर करने वाले होते हैं उससे 1 महीना पहले जो कानून मंत्री होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सिफारिश करते हैं कि आप अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनकी नियुक्ति करिए। तो वो खुद और 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके साथ मिलकर, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनकी सिफारिश कानून मंत्री को करते हैं, और कानून मंत्री किसको करते हैं, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, आर्टिकल 124(2) में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। उसके लिए 2 पद्धति होता है, एक परंपरा, एक जो है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। जो परंपरा होता है उसमें सामान्यतः, हमेशा नहीं, सामान्यतः जो है वो वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में सेकंड जो होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, उसके तहत क्या होता है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने वाले होते हैं उससे 1 मंथ पहले कानून मंत्री उनसे सिफारिश करते हैं कि आप जो है वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की सिफारिश कीजिए। तो वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत, आप यार यहाँ कॉलेजियम करेंगे तो टाइम हो जाएगा, बट याद रखिएगा वो 5 सदस्यीय होता है, बता ही देते हैं। उसमें एक जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। उसकी आगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जो है वो चीफ जस्टिस से सिफारिश मांगते हैं, फिर कॉलेजियम के परामर्श देता है इसको कानून मंत्री को, कानून मंत्री राष्ट्रपति को, और उनके हस्ताक्षर से जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति हो जाती है। तो इसमें ये था इम्पोर्टेंट। तो ये हो गया आपका। चलिए अब हम लोग अगला करते हैं। अगला जो है वो किस राज्य सरकार ने राज्यों की पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीर के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश। जो 8वां है वो है वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया, 4th स्थान पर। तो ये कैसे हमको पता चला कि भारत 4th स्थान पर पहुंच गया, ये एक्चुअली IMF के द्वारा जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। अब कई बार ये पूछ देता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, IMF जारी करता है। ये UPSC में भी कई बार पूछा है, तो BPSC भी पूछ सकता है, जैसे ग्लोबल गैप रिपोर्ट पूछा था वैसे पूछ सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, IMF। उसमें बोला गया
कि जीडीपी के मामले में भारत जो है वो जापान के पीछे छोड़ के जो है फोर्थ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो ध्यान दीजिएगा, जीडीपी के संदर्भ में बोला है। और इसकी घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा किए आपके नीति आयोग के सीईओ हैं बी सुब्रमण्यम। तो उनके द्वारा घोषणा किया गया कि भारत जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है जापान को पीछे छोड़ के। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व की 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, इसको रट लीजिएगा कि ये सबसे कम उम्र के हैं और ये भारत के हैं। इन्होंने 7 शिखर को फतह किया। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो 7 शिखर कौन कौन सा है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस राज्य सरकार के प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया गया? तो ये कर्नाटका हो गया। भारत का पहला प्रमाणित, अब ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? ये गाजियाबाद नगर निगम। ये ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड होता क्या है? जनरली ये बॉन्ड वैसा बॉन्ड होता है जो इस बॉन्ड को जारी करके जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसका यूज जो है रिन्यूएबल जो भी हो गया एनर्जी के लिए ही किया जाएगा। मतलब कोई भी ग्रीन टेक्नोलॉजी हो या नवीकरणीय ऊर्जा हो उसी में किया जाएगा, किसी ऐसे चीज़ों के उत्पादन में नहीं किया जाएगा जो ग्लोबल वार्मिंग को प्रोत्साहित करता हो या CO2 का इमिशन ज़्यादा करता हो। ठीक है, तो 12वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है IPL 2025 में पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो प्रसिद्ध कृष्णा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली भारतीय महिला कौन बनी? गीता समोता। अब यहाँ पे देखिए, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें बोला है कि पहला रैंक दब्बा ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला, तो ये गलत है। दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर बिहार जिला को मिला, सही है। तीसरा रैंक विरहाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला, तो ये सही है। हालांकि इसको हमको थोड़ा और विस्तारित करना था, बट ठीक है, कभी और करेंगे। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया? तो वो झारखंड है। तो बस अब भारत का ये याद रखिएगा कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जो वकील का स्वास्थ्य बीमा शुल्क शुरू किया है? तो वो झारखंड है। अगला जो है वो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इसमें बोला है कि इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला, गलत है। भारत का 151वां, सॉरी हम तो 151वां सही बोल दिए, 161वां है, गलत है। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है, तो ये सब गलत है। चलिए हम लोग देख लेते हैं तो सही क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं विश्व फ्रेड स्वतंत्रता सूचकांक। सबसे पहला इसमें हम लोग को 3 चीज़ देखना होता है। जारी कौन करता है, इसमें संकेतक कितने यूज़ किए जाते हैं, शीर्ष कौन सा है, अंतिम कौन सा है, भारत का कौन सा स्थान मिला। तो चलिए पहला जारी कौन करता है? ये जारी करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा, जो एक क्या है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये UPSC भी पूछा है कि रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर क्या है। इसमें 5 संकेतक यूज किए जाते हैं। पहला आर्थिक, दूसरा सुरक्षा, तीसरा सामाजिक, चौथा विधायिका, 5वां राजनीति। इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला? नॉर्वे को। अंतिम किसको मिला? इट्रिया को। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखिए इट्रिया से हमको याद आ गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इट्रिया, सोमालिया और जिबूती को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। तो अंतिम स्थान किसको मिला? इट्रिया को। शीर्ष स्थान किसको मिला? नॉर्वे को। भारत का कैमा स्थान है? 151वां। अगर हम भारत की तुलना करें तो 2023 की तुलना में स्थिति बेहतर हुआ है। कई बार स्टेटमेंट में दे देता है क्या भारत की स्थिति पहले से और खराब हो गया या पहले से और बेहतर हो गया है। तो भारत की स्थिति पहले से बेहतर हो गया है और उसने 8 स्थान का सुधार किया है। 2023 में भारत 159वें स्थान पे था और इस बार 151वें स्थान पे है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संबंधी निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो है असत्य कथन पूछ रहा है, तो आप लोग बताइएगा प्रथम किसने किया, दूसरा किसने किया और तीसरा किसने किया। इसको ढूंढ के जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि सत्य और असत्य पूछ रहा है, तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सत्य असत्य को ही घेरा कीजिएगा, नहीं तो ऐसे में क्या होता है
कि आदमी गड़बड़ कर देता है। किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो ये अनीता आनंद है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, हेनले एंड पार्टनर्स की, फिर ध्यान दीजिएगा, हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मोनाको। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित प्रश्नों पर विचार करिए। तो इसमें पहला इसमें आंसर ही दिया है, यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। भारत जो है वो 50.04 गीगावाट संचय स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। तो ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पवन ऊर्जा में देखिए सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने वाला राज्य है वो आप लोग बताइएगा, नहीं तो कल हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला, उसका नाम क्या है? कशिश चौधरी। इसमें इससे ज़्यादा कुछ याद रखने वाला नहीं है कि बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त पहली हिंदू महिला बनी है, उसका नाम कशिश चौधरी है। इसको बस रट लेना है। किस देश ने पहली बार क्रिप्टो भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो ये जो क्रिप्टो प्रणाली, अब यह ध्यान दीजिएगा, ये है क्रिप्टो पे आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली। क्रिप्टो पे आधारित जो है भुगतान प्रणाली है, इसमें इसको शुरू किया है भूटान ने, और इसका 2 उद्देश्य है। एक तो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, और दूसरा जो है वो है पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसमें बैंक कौन सा है ये आप लोग बताइएगा। जो जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आप लोग नहीं बताइएगा तो कल उसका आंसर हम देंगे। सबसे पहले जो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में 2026 से 28, ये ध्यान दीजिएगा, कब से कब तक? 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश को सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो वो भारत है। अब देखिए इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं कि भारत अभी तक किन किन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके लिए चुना गया है, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए भारत जो है अध्यक्षता के लिए इस बार निर्वाचित हुआ है। एक तो हम लोगों ने देख ही लिया सामाजिक आर्थिक परिषद, ये 3 वर्ष के लिए होता है, ये 2026 से 28 के लिए चुना गया है। दूसरा जो भारत चुना गया है वो APO के लिए चुना गया है, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2025 से 26 के लिए। तीसरा जो चुना गया है वो चुना गया खाड़ी अंतर सरकारी संगठन के लिए वर्ष 2025 के लिए। इस संगठन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। और चौथा जो है वो है IIAS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस 2025 से 28 के लिए। और जो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है उसके लिए भारत पहली बार अध्यक्षता करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये वाला जो है वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन रहना तय है कि भारत किसके लिए जो है वो अध्यक्षता के लिए चुना गया है, कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है तो उसके लिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, जो हाल में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो अल्जीरिया। हमने ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कई बार डिस्कशन किया है, तो बस आप लोग पीछे वाला वीडियो देखते होंगे तो पता चल जाएगा। किस देश के वैज्ञानिक ने हाल में ही बिस्मिथ, गैलियम, इंडियम, टीन, सीसा जैसे धातुओं का 2D शीट्स बनाने की विधि खोज ली है? तो इसमें आगे चाइना ही रहता है, तो इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आकाश तीर क्या है और हाल में भेल द्वारा विकसित यह क्या है? तो एक तो नाम आपको पता ही चल गया, आकाश तीर किसके द्वारा विकसित किया गया है? भेल के द्वारा। और ये क्या है कि AI आधारित स्वचालित वायु सुरक्षा समाधान एक प्रणाली है जो रियल टाइम में खतरे का पता लगा पाएगी और जो हमारा वायु रक्षा प्रणाली ऊपर में है, मतलब एयर डिफेंस में, उसके बीच समन्वय स्थापित कर पाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब समझिए कि VVI में से एक क्वेश्चन है ये आकाश तीर, तो इसको आप लोग जरूर अच्छे से देख लीजिएगा आकाश तीर क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो ये एक्सियोम 4 है, और वो कैसे कर रहा है वो हम लोग देखते हैं थोड़ा। एक्सियोम 4 मिशन है क्या? देखिए एक्सियोम 4 मिशन जो है इसको लॉन्च किसने किया है?
इसको लॉन्च किया है एक्सियोम स्पेस। अब ध्यान देते चलिएगा, इसमें सारा इंपॉर्टेंट है। इसको किसने लॉन्च किया है? एक्सियोम स्पेस ने। एक्सियोम स्पेस क्या है? एक स्टार्टअप है। ये किसके साथ मिलके किया है? स्पेस एक्स के साथ मिलके। ये कहाँ की कंपनी है? ये टेक्सास की कंपनी है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें एक्चुअली भारत कैसे पार्टिसिपेट किया है? इसमें जो अंतरिक्ष यात्री गए हैं उसमें 4 देश के यात्री शामिल थे, जिसमें यूएसए के थे, भारत के थे, पोलैंड के थे और हंगरी के थे। तो भारत के जो थे वो थे शुभांशु शुक्ला जी, और शुभांशु शुक्ला जी को गगन मिशन के तहत जो चार आदमी का चयन किया गया है उसमें से एक ये हैं। ठीक है, तो इस तरह से भारत जो है वो अपना अगला जो कार्यक्रम है उसका गगनयान, उसके लिए जैविक वो तैयार कर रहा है। क्योंकि जब शुभांशु शुक्ला जी वहाँ जाएंगे तो वहाँ का जो माइक्रो ग्रेविटी होता है उसमें वो कैसा फील करते हैं उसके बारे में उनको पता चलेगा, और उस पर अच्छे से हम लोग रिसर्च करके जाएंगे ताकि गगनयान मिशन हमारा सफल हो। आप जानते ही हैं कि अभी जो सुनीता विलियम्स गई थी तो उनके पूरे मसल्स सिकुड़ गए थे, क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी में वो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और बहुत सारा चीज़। चलिए, इमोशनल नहीं होना है। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, हाँ एक देख लीजिए, इसमें बस बता देती हूँ मैं। ISS जीवित, हाँ भारत जो है अपना भारत स्पेस स्टेशन जो है अंतरिक्ष स्टेशन, ये लॉन्च करेगा 2028 में और इसको स्थापित करेगा 2035 में। और जो इसमें स्पेस एजेंसी है उसमें एक तो वही है, स्टार्टअप है, दूसरा नासा भी इसमें शामिल है और EAS है। तो ये भी याद रखिएगा कि एक्सियोम मिशन में किन किन देशों की स्पेस एजेंसी है और कौन सा स्टार्टअप है। तो इसमें एक्सियोम स्पेस जो स्टार्टअप है वो है, नासा इसको सपोर्ट कर रही है टेक्नोलॉजिकली, इसरो सपोर्ट कर रही है, तीसरा EAS ये यूरोप की स्पेस एजेंसी है। तो आप देखेंगे CNES जो है वो फ्रांस की थी, तो 63 में पूछा ये कहाँ की जो है वो स्पेस एजेंसी है, तो EAS जो है यूरोप की है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसरो के 63वें PSLV मिशन का विफलता का क्या कारण था? तीसरे चरण में खराबी। तो ये जो विफल हो जाते हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा BPSC। हाल में ही भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी सेलेवी एविएशन पर प्रतिबंध लगा दिया। यह किस देश की कंपनी है? तो तुर्की है। तो आपको बस याद रखना है कि सेलेवी एविएशन कहाँ की कंपनी है? तुर्की पे, और इसको भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी, ये कैसी कंपनी है? ये विमानन क्षेत्र में, भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करती थी, और ये क्यों लगाई ये आप लोग बताइएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम क्या है? तो ये ज्ञान भारत मिशन है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी राष्ट्रीय पांडुलिपि है मिशन का जो पांडुलिपि है उसको संरक्षित किया जाएगा, और ये जो मिशन है उसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। तो ये आप लोग याद रखिएगा। भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो वह है ट्रैकोमा। अब ट्रैकोमा क्या है, इसमें हम लोग 2 चीज़ देखेंगे। ट्रैकोमा क्या है, अभी तक भारत को कितने रोगों से मुक्त किया जा चुका है, तो ये प्रमाणन कौन देता है? WHO के द्वारा। और भारत के अलावा 2 अन्य देश भी हैं, नेपाल और म्यांमार, जिसको इससे मुक्त कर दिया गया है। ट्रैकोमा एक नेत्र रोग होता है, जो किससे होता है? यही पूछ दे BPSC। ये बैक्टीरिया से होता है। ट्रैकोमा मैटिस इस बैक्टीरिया का नाम है। इससे समस्या क्या होती है? इससे समस्या होती है कि आँख का जो भी ज्योति है वो जिंदगी भर के लिए जा सकता है। ये फैलता किससे है? तो ये एक वेक्टर होता है, मक्खी, उसके माध्यम से यह फैलता है। और अभी तक भारत को, जो दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि अभी तक भारत कितनी बीमारी से मुक्त हो चुका है, तो सबसे नया में ट्रैकोमा है। सबसे पहला जो था चेचक था, उसके बाद गिनी वर्म था, उसके बाद पोलियो था, प्लेग है, याज एवं मातृ नवजात टेटनस है, और रिएंडर ये पेस्ट है, रिएटर पेस्ट 2011 में एक विनाशकारी इसको घोषित किया गया था। इससे भारत को अभी तक मुक्ति दिया जा चुका है। तो ये आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कब कब मुक्ति दिया गया ये आप लोग बताइएगा, तो कल हम इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और जितना बीमारी है किससे होता है इसको भी देख लीजिएगा एक बार।
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मेरा ये सीरीज आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ये सबको ये पहुंच सके। एग्ज़ाम के दृष्टि से दोस्त जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, चाहे स्टैटिक को भी हम इसमें शामिल करते हैं ताकि आप लोग का रिवाइज हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच।